गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड होती हैं वो सारी आज के इस वीडियो लेक्चर्स से आपकी कवर हो जाती हैं। आपको डिफरेंट फैक्टर्स मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, जिन फैक्टर्स के बेसिस पर आप जो भी कंपाउंड है उसमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी वैल्यू आप बता सकते हैं किस तरह से वो वेरी करेंगी। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की यानी कि हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपका जो है आई इफ़ेक्ट, अब वो आपका प्लस आई इफ़ेक्ट भी हो सकता है, माइनस आई इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में आपकी किस तरह से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो अफेक्ट करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में सपोज करो आपका, पहले मैं बात कर रही हूँ प्लस आई इफ़ेक्ट की। प्लस आई इफ़ेक्ट आपका किनका होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। अगर आपने क्या करा, किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, वो आपका बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज़ करने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मीन्स फोर्स कांस्टेंट हम के की फॉर्म में लिखते हैं, तो फोर्स कांस्टेंट आपका जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाता है, और आपको पता है फोर्स कांस्टेंट अगर डिक्रीज़ होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगा देंगे तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इन फॉर्मेल्डिहाइड योर वाइब्रेशनल बैंड जो है दैट अक्कर्स एट 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपने इसको एसिटल्डिहाइड कर दिया जिसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से देखो इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इट विल नाउ एब्जॉर्ब एट 1750। और अगर आपने दो लगा दिए यानी कि एसीटोन का केस ले दिया तो एसीटोन में दिस विल फर्दर डिक्रीज एंड योर एब्जॉर्प्शन बैंड विल अकर एट 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे माइनस आई की। अगर आप माइनस आई इफ़ेक्ट वाले ग्रुप्स, माइनस आई इफ़ेक्ट वाले ग्रुप्स आपके कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एसीटोन का अगर मैं केस लूँ तो दैट एब्जॉर्ब एट 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर मैं क्लोरो एसीटोन, मैंने एक ग्रुप हटा दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन हटा के क्लोरो ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव आई इफेक्ट। तो दिस कंपाउंड विल नाउ एब्जॉर्ब एट 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और अगर मैं दोनों लगा दूँ, डाई क्लोरो एसीटोन अगर मैंने कर दिया तो नाउ दिस कंपाउंड विल एब्जॉर्ब एट 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या
रेजोनेंस इफेक्ट, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट योर है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसको आप कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन जहाँ होती है वहीं आपका रेजोनेंस पॉसिबल होता है। तो उससे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कंजुगेशन भी जहाँ पर होती है तो कंजुगेशन होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर कंजुगेशन है मॉलिक्यूल में, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट कम हुआ, और फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कि सपोज कीजिए आपका एसीटोन ही है। एसीटोन अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एसीटोन एब्जॉर्ब्स एट 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर आपने मिथाइल विनाइल कीटोन ले दिया, विनाइल ग्रुप में कंजुगेशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस पेयर विल शिफ्ट हेयर, दिस विल शिफ्ट हेयर। अब कंजुगेशन से देखिए अब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है दैट विल नाउ बिकम पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि अब उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दिस विल नाउ एब्जॉर्ब एट 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं। इसी तरह आप ले सपोज करो आपका एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन में भी अब कंजुगेशन प्रेजेंट है। कंजुगेशन की वजह से आपका क्या होगा, कंजुगेशन की वजह से ये जो है फोर्स कांस्टेंट यहाँ कम हो जाएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दिस कंपाउंड विल एब्जॉर्ब एट अप्रॉक्सीमेटली 1693 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें एसीटोफिनोन में आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, दोनों इफेक्ट हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो एसीटोफिनोन में जो रेजोनेंस इफेक्ट है यानी कि कॉन्जुगेशन है दैट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव आई इफेक्ट किस ग्रुप का है, फिनाइल ग्रुप का है। तो फिनाइल ग्रुप का नेगेटिव आई इफेक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन केसेस में जनरली आपका थोड़ा जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट में। इसी वजह से देयर इज़ नेट डिक्रीज इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो आप देखिए एसीटोन में ये 1715 थी और एसीटोफिनोन में इट इज़ 1693 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि योर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्जुगेशन। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एल्कोहल्स में, फिनोल्स में, एमीन्स में, एसिड्स में। ठीक है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर इन विच देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉन्ड है आपका वो वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक होने का मतलब फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज का मतलब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रोंगर इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी उतनी ही यू कैन से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी लेस होगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को कम कर रही है, तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की यू कैन से डाउनवर्ड शिफ्ट आपकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपके मॉलिक्यूल्स में दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है that helps us to differentiate between intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding। कैसे? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो कम होनी ही होनी है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है आपकी इंटर है तो जो आपके बैंड्स आएंगे वो बैंड्स आपके ब्रॉड आएंगे, ब्रॉड बैंड्स विल अपीयर,
और अगर इंट्रामोलिकुलर है तो योर शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स विल अक्कर इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर। यहाँ आपका जो बैंड है शार्प और वेल डिफाइंड आएगा, यहाँ आपका इस टाइप से ब्रॉड बैंड आएगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू ब्रॉड बैंड्स एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू वेल डिफाइंड शार्प बैंड्स। ठीक है, देन और आपका जो डिफरेंस है कि जो इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स है इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन आपने कोई भी लिया, अब आप उसकी कंसंट्रेशन को जैसे कम करते जाएं, ठीक है, तो कम करते जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स जो है दैट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, कि आपने डाइल्यूशन करी और बैंड्स की अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इंटरमोलिकुलर बैंड है। ठीक है, और अगर आपकी जो है आप डाइल्यूशन करें और आपकी बैंड्स की इंटेंसिटी चेंज ना हो तो आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बैंड इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके दो डिफरेंस है जिससे आप बता सकते हैं अगर ब्रॉड बैंड आ रहा है तो इंटरमोलिकुलर है, शार्प बैंड आ रहा है तो इंट्रा है। देन आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके उसका IR स्पेक्ट्रम रन कीजिए, अगर आपकी इंटेंसिटी सेम रही तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर आपकी इंटेंसिटी बैंड की डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके अभी ये मैंने सारे इफ़ेक्ट्स बताए, तो मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आपसे, क्योंकि आपकी ये मेन लाइन है, आप ये याद रख लीजिए। अगर आपको और कुछ याद होता है या नहीं होता, आपके अगर +I इफ़ेक्ट है, +I इफ़ेक्ट मॉलिक्यूल में हुआ है, या कंजुगेशन है, यस कंजुगेशन से भी लो हुई थी, या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, नेट इन तीनों चीज़ों में आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और अगर आपने -I ग्रुप लगा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाले ग्रुप लगा दिए हैं, तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल आपका जो है समरी यू कैन से ये है कि +I इफ़ेक्ट जहाँ आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, वहाँ आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और अगर आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट अगर जो होगा, वहाँ आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देन एक और इफ़ेक्ट है, ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट, आपका क्वेश्चंस में रोल प्ले नहीं करेगा, दैट इज़ वाइब्रेशनल कपलिंग। वाइब्रेशनल कपलिंग से भी आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। कैसे, क्या होता है वाइब्रेशनल जो कपलिंग है? अब आपके कुछ ग्रुप्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ आपके सिमिलर एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कहीं आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो सेंट्रल एटम के साथ आपके ये सिमिलर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ आपके सिमिलर प्रेजेंट हो गए। आपका इसी तरह एनहाइड्राइड होता है, तो एनहाइड्राइड में आपके ऑक्सीजन के अराउंड ये 2 सिमिलर आपके ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए। तो इन केसेस में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बैंड की आएगी, इसकी जो CH बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी समवट डिफरेंट आ जाती है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड बॉन्ड। कि आइसोलेटेड अगर CH बॉन्ड होता तो वो थोड़ी समवट डिफरेंट होती, और अगर यहाँ पर ये इस तरह से 2 ग्रुप इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी समवट डिफरेंट होगी। तो इसी इंटरेक्शन को, द मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ द बॉन्ड दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल कपलिंग। ठीक है, तो आइसोलेटेड सी एच बैंड जो है, आइसोलेटेड सी एच बैंड की आपकी कोई भी सपोज करो आपकी आप नोट कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, आइसोलेटेड के अंदर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर CH2 ग्रुप की बात करें तो यहाँ 2CH जो बॉन्ड्स हैं जो कि कार्बन के साथ प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी आ सकती है। ये दोनों एक दूसरे से इससे दूर भी जा सकते हैं और इसके पास भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या हो सकता है, एक आपका इससे दूर जाए और एक आपका इसके पास आए। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और ये आपकी हो जाएगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो आइसोलेटेड में तो कोई केस ही नहीं था, आइसोलेटेड में तो एक सिंगल था, आपकी एक सिंगल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आनी थी। लेकिन अगर आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये जो दो CH बॉन्ड है, यू कैन से दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन 2 डिफरेंट वेज। कौन से 2 डिफरेंट वेज? आइदर सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली में दोनों बॉन्ड आपके एक दूसरे से या तो दूर जाएंगे या एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं ये। ठीक है, और एसिमेट्रिक में एक आपका इससे दूर जाएगा, एक आपका इसके पास आएगा। ठीक है, तो एक की बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होगी, एक की बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी आपकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अगर हो जाती है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी समवट बढ़ जाती है, जैसे कि ये 2960 के आसपास आएगी। और सिमेट्रिक अगर आपकी होती है तो समवट कम हो जाती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड बैंड। आइसोलेटेड बैंड में अगर सपोज करो लगभग आइसोलेटेड बैंड की आपकी 2900 के अक्रॉस आ रही है तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की समवट डिक्रीज हो जाती हैं और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की समवट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वाइब्रेशनल कपलिंग, जो कि किस वजह से होती है? ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 बॉन्ड्स विद ईच अदर। दिस इज़ नोन एज वाइब्रेशनल कपलिंग। ठीक है, तो ये आपका NH2 ग्रुप में भी आपकी होगी, या आपकी एनहाइड्राइड्स में भी प्रेजेंट होगी, कहीं पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH3 ग्रुप उसमें भी होगी, आपका कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलेट आयन में भी आपकी ये प्रेजेंट होगी, क्योंकि आपके कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो एक आपका जो बैंड आएगा वो सिमेट्रिक की वजह से आएगा, एक आपका बैंड आएगा ड्यू टू असिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाला हमेशा आपका लोअर वेव नंबर पे आता है और असिमेट्रिक वाला आपका हमेशा हायर वेव नंबर पे आता है। तो ये आपका था वाइब्रेशनल कपलिंग, जो कि आपका क्वेश्चंस में कहीं भी यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चंस में आपके जो शुरू के 3 इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपका डिस्कस आपका क्वेश्चंस में कवर होगा। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि अब आपने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा हुआ है। अब कार्बोनिल ग्रुप आपका बहुत आपका डिफरेंट रीजन में आता है। कार्बोनिल ग्रुप का आपका जो बैंड है वो आपने पढ़ा था, लगभग 1680 से लेके 1800 तक आ सकता है। तो अब आपको देखो यहाँ पता चल गया कि एल्डिहाइड्स की कीटोन से ज़्यादा पे क्यों आ रहा है बैंड, पता चल गया ना, क्योंकि एल्डिहाइड्स में आपके प्लस आई इफ़ेक्ट कम है, यहाँ प्लस आई इफ़ेक्ट आपके ज़्यादा है। ठीक है, या आप देखिए, अब आप बता सकते हैं कि आपका एसिड क्लोराइड है CH3COCl। अब CH3COCl में लगभग 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आ रहा है एज़ कंपेयर टू एसिड CH3COOH, जहाँ पे लगभग आपका 1710 पे आ रहा है। तो अब आप ये आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ क्यों बढ़ा, ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपका ये बढ़ गया। ठीक है, एनहाइड्राइड में आपके 2 बैंड्स आए, एक 1670 पे, एक 1810 पे। तो एनहाइड्राइड में ये जो है ड्यू टू वाइब्रेशनल कपलिंग हुआ, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से, ये आपका असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से। तो एनहाइड्राइड्स में आपके 2 बैंड्स
इसीलिए आए। ठीक है, तो बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अब एमाइड्स का केस लीजिए, एमाइड्स में आपका कम आया। एमाइड्स में कम क्यों आया? क्योंकि एमाइड्स में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका ये जो बैंड है और भी कम पे आएगा, 1690 पे प्रेजेंट आया एल्डिहाइड्स में ये, जबकि आपका एल्डिहाइड्स में यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एल्डिहाइड्स में ये 1725 पे आ रहा था। तो इस तरह से देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हैं, मेन आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि आपकी बैंड्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में कहाँ मूव करेगी, आपका डाउनवर्ड ट्रेंड होगा या अपवर्ड ट्रेंड होगा। तो दैट विल बी decided by your inductive effect, resonance effect or hydrogen bonding, right? So this was all about your today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.